Greetings everyone. So here we meet again in another video, and in this video I'm dealing with a particular case that has come up in Punjab, which is primarily focusing upon the tussle between the two constitutional entities. दो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, और विवाद ना कह के इसको ये कह सकते हैं कि एक तरह का संशय है। हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को जैसे संविधान में लिखा गया है उसको इस्तेमाल या प्रयोग में लाने का तरीका क्या हो। तो कहीं ना कहीं सवाल इसी पे उठ रहा है कि जो तरीका है संविधान के किसी भी अनुच्छेद के प्रयोग करने का, जब उस तरीके को या फिर उसके भाव को समझा जाना है तो आप कोर्ट के पास जाएंगे, और ये काम या तो उच्च न्यायालय करेगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मतलब या तो हाई कोर्ट करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जब डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते दिखें तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर राज्य के विवाद हो तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मतलब राज्य आपस में लड़ रहे हो, या फिर केंद्र और राज्य लड़ रहे हो, या केंद्र और राज्य एक तरफ बनाम राज्यों से लड़ा जा रहा हो। लड़ाई यहां पर कोई वॉर नहीं है, लड़ाई मतलब अपने हक और दूसरे के दायित्वों की लड़ाई। जब ऐसा हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आपको नीचे किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। पर यहां पर आर्टिकल 32 का इन्वोक किया गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की इंफ्रिंजमेंट है, क्योंकि रिट पिटिशन आई है। अब ये रिट पिटिशन क्यों आई, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। उसकी भूमिका मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बताऊंगा। जो तथ्य इस केस में है वो आपको समझ में आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका आपकी बना दूं। देखिए, ये तो हमें भली बात ही पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए आपको कम से कम 3 स्तंभ चाहिए, जिनको आप 3 पिलर्स बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये 3 स्तंभ सिर्फ डेमोक्रेसी के हैं, जमहूरियत के हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक वे में चलती है। डेमोक्रेटिक तो आप समझते ही हैं, जिसमें लोग अपने ऊपर शासन करते हैं। राज लोगों का होता है, किसी किंग का नहीं, किसी राजा का नहीं, किसी मोनार्क का नहीं, कोई डिक्टेटर नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति आपके ऊपर राज नहीं करेगा, सब मिलके अपने ऊपर अपने कानून पारित करेंगे, अपने कानून बनाएंगे और अपने को रेगुलेट करेंगे। लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यहां पर देश चलाने के लिए 3 भागों का प्रयोग किया जाता है, या फिर कह लीजिए 3 संस्थाओं का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी भी देश को चलाने में जो भी व्यवस्थाएं आपको चाहिए वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं 3 भागों में बंट जाती हैं। समझने के लिए पहले भाग आपका है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाने का। दूसरा है आपका कार्यपालिका, जिसका काम है कानून को लागू करने का। और तीसरा भाग है आपका न्यायपालिका, जिसका काम है अगर कानून के लागू होने में कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हो या समझने में दिक्कत आ रही हो तो न्यायपालिका उसको लागू सही रूप से और संवैधानिक रूप से कराए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तीनों के बगैर आप कभी किसी व्यवस्था को चला नहीं सकते। अगर आप छोटी सी परिवार को भी एक यूनिट लेके चलें, छोटे से परिवार को भी यूनिट लेके चलें, 4 या 5 लोग ही हों, 4 लोग हों मान लीजिए, आप उस परिवार को इन तीनों प्रयोगों के बगैर नहीं चला सकते। तो जब आप
4 लोगों को नहीं इन तीनों के बगैर चला सकते, तो ये तो देश की बात हो रही है। तो ये व्यवस्थाएं कितनी एक्सपेंसिव और कितने तरीके से बनाई जानी चाहिए। तो हमारे सामने क्या है? हमारे सामने ये है कि 3 ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए इनएविटेबल हैं, मतलब इनके बगैर आप नहीं चला पाएंगे, या फिर तरीके से चलाना है तो इन्हीं के साथ चला सकते हैं। विधायिका जो है हमारे देश में 2 भाग में बांटी गई है, तभी कहा जाता है कि हमारे पास डुअल पॉलिटी है। वी हैव अ डुअल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। डुअल पॉलिटी मींस 2 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं जो पैरेलली रन करते हैं, समानांतर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश 2 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, एक सेंटर और दूसरा स्टेट, राज्य। 2 डिफरेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। एक आपका सेंटर हो गया, जिसको आप केंद्र भी बोलते हैं, जो पूरे देश का ख्याल रखता है, जो पूरे देश को जोड़े रखने के लिए जो भी विषय हैं वो सारे इनके पास होते हैं। उस पे कानून बनाना, उसको लागू करना और उस पे जो भी दिक्कतें आए उसका निस्तारण करवाना न्यायपालिका वो केंद्र करता है। इसीलिए बोला जाता है कि केंद्र शासित या केंद्र का शासन। और एक है आपका राज्य। राज्य का मतलब स्टेट। ये स्टेट वर्ड भी बड़ा विचित्र है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे भारत के संविधान का, तो स्टेट वर्ड जिस तरीके से दिया गया है बहुत एक्सपेंसिव मीनिंग है, क्योंकि वो संविधान है। लेकिन यहां पर मैं पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर बोल रहा हूं स्टेट, तो स्टेट राज्य है। वो एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेटेड या फिर कह लीजिए पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड एंटिटी है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक कारणों से और उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए राज्य बनाए गए। राज्य बनाने के पीछे जो पूरी कहानी है वो हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही विचित्र और बड़ी मजेदार कहानी है। मजेदार मतलब कि आपको दिखेगा कि किन किन कारणों से राज्य बने, कब कब बने, कैसे कैसे बने। तो हमारे पास डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी मतलब 2 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं। एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही पूरा देश शासन में नहीं है, 2 अलग अलग एंटिटीज हैं जो पूरे देश पे शासन करती हैं। एक है केंद्र और एक है राज्य। तो ये जब 2 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, 2 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, तो इसका मतलब दोनों के पास अपनी अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। खैर, हम न्यायपालिका की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका हमारे देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम है। वो राज्य के लिए बिल्कुल अलग नहीं है, सेंटर के लिए बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे बहुत से देशों में आप देखेंगे कि दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग सेट ऑफ कोड्स बनाए गए हैं, हायरार्कीज बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है। भारत देश में हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉलो किया है। वो क्या है वो आप मेरी किसी भी एक वीडियो जो शुरुआत की है उसमें देख सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। खैर, डिस्कस तो मैंने वहां ये भी किया है, पर यहां इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो डुअल पॉलिटी होने की वजह से केंद्र और राज्य अपने अपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अपने राज्य को या केंद्र को शासित करते हैं। शासन ऐसे ही किया जाता है। तो जब राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो राज्य में विधायिका का मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था हो, और उसी को आप जब पढ़ेंगे या देखेंगे तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो आपकी विधायिका राज्य की है उसमें 3 भाग होंगे। मतलब जो विधायिका है वो बनती किस चीज से है? जो राज्य की विधायिका है वो विधानसभा, विधान परिषद और
राज्यपाल से बनती है, गवर्नर। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से बनती है, मतलब 3 भाग हैं। इसमें एक विचित्र बात यह है कि अगर कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद को हटा भी सकता है, मतलब विधानसभा और राज्यपाल से ही विधायिका बन सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो विधान परिषद हर राज्य में होना अनिवार्य नहीं है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, 5-6 स्टेट्स में है, बाकी जगह नहीं है। स्टेट्स तो हमारे पास कम से कम 28 हैं, तो 21-22 स्टेट्स में है ही नहीं। तो वहां पर विधायिका किस से बनी है? इसका मतलब कंपलसरी है विधानसभा का होना और गवर्नर का होना, राज्यपाल का होना। और कार्यपालिका आपकी हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। पर जब आप कार्यपालिका देखें तो कार्यपालिका सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल के साथ साथ राज्यपाल भी है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहां पर ना मंत्रिमंडल ना राज्यपाल, यहां तो अलग ही एक हायरार्की है, एक मनसबदारी है जिसके तहत वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर यहां देखें तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों में गवर्नर जो है वो कॉमन है। और एक विचित्र बात यहां पर और आपको ध्यान देनी है कि विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, मतलब मंत्रिमंडल विधानसभा से चुने हुए, जो विधानसभा में जो चुने हुए लोग आते हैं, विधानसभा में ही जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या फिर जो अपना बहुमत ले आती है कि मुझे आधे से ज्यादा एमएलए का अगर सपोर्ट है, तो वो एक व्यक्ति जाके राज्यपाल को बोलता है कि हमें सरकार चलाने दी जाए, मतलब कि हमें मंत्रिमंडल बनाने का अनुमति दीजिए। इसका मतलब जो मंत्रिमंडल है और जो विधायिका है वो कहीं ना कहीं सेम बंदों के पास रहती है। मतलब विधायिका में जितना भी स्ट्रेंथ हो, मान लीजिए एक विधायिका जो है वो पूरे राज्य को चलाने के लिए वहां से रिप्रेजेंटेशंस मंगाती है कि अपने प्रतिनिधित्व भेजिए, और उसकी एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब बताया गया है कि इतने ही प्रतिनिधि आएंगे, इस जगह से एक एक चुन के आया जाएगा, लोग चुन के उनको भेज देंगे। जब वो आएंगे तो उन्हीं में से जो मेजॉरिटी दिखाएंगे, मतलब जो बहुमत दिखाएंगे, जो कहेंगे कि हम 50% से ऊपर हैं, उनको आप मंत्रिमंडल बनाने के लिए अनुमति दे देंगे और उनमें से फिर कोई मंत्री बनेंगे। उसका जो प्रमुख होगा उसी को आप राज्य में क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री, जो उनका प्रधान होगा, और केंद्र में उसी को प्रधानमंत्री बोल दिया जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। इसका मतलब जो विधायिका में चुन के आए हैं वो ही मंत्री भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक ओवरलैपिंग है विधायिका और कार्यपालिका। वैसे तो दो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग फंक्शंस के लिए हैं, इनका काम भी अलग अलग है। एक कानून बना रही है और दूसरा कानून को लागू कर रही है। उसका काम है कि जो भी विधायिका में फैसले लिए जाए, कानून बने, उनको लागू करने के लिए अब जिन जिन संस्थाओं की जिन जिन विषयों में कुछ ना कुछ बनाने की जरूरत पड़े, मान लीजिए विधायिका ने बोला कि रोड बनाइए, तो रोड बनाने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब करना कार्यपालिका का काम है, विधायिका तो नहीं जाएगी। विधायिका का काम है सिर्फ कानून बनाने का। तो कहीं ना कहीं आप ओवरलैपिंग देखिए कि जो लोग विधायिका में चुन के आते हैं वही मंत्री भी बनते हैं और मंत्रिमंडल का पार्ट भी बनते हैं। पर यह ध्यान देना जरूरी है कि ये दोनों अलग कार्य हैं और अलग अलग संस्थाएं हैं, भले ही वहां पर ओवरलैपिंग क्यों ना हो। अब आप कहेंगे ओवरलैपिंग क्यों है? ये ओवरलैपिंग इसलिए है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब जो लोग बैठ के संविधान बना रहे थे, तो उस ड्राफ्ट
कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनसे पूछा गया कि भाई बताइए आप ये ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं, जो चुन के भेजे गए विधायिका में कानून बनाने के लिए उन्हीं में से आप कह रहे हैं कि आप लागू भी करिए, कार्यपालिका भी बनाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये संसद में बैठे रहेंगे, अगर ये विधायिका में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे आके, तो जवाबदेही रहेगी हर वक्त की। जब भी ये विधानसभा आएंगे आप इनसे पूछेंगे बताइए ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये डिफरेंट बॉडी हुई, अगर ये बिल्कुल ही अलग लोग हुए, तो इनसे आप पूछ नहीं पाएंगे। हर वक्त इनको बुलाना पड़ेगा, अगर आएंगे नहीं तो आप इन पे कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे दबाव डालेंगे, ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि आपके कानून को ये बहुत गलत तरीके से लागू कर रहे हो। आपने किस मंशा से कोई चीज बोली, ये किस मंशा से कोई चीज कर रहे हो, करप्शन बहुत हो, ढंग से बना ना रहे हो, आप इनको पूछने के लिए इनके समक्ष कब बैठेंगे, कब बुलाएंगे। इनकी जिम्मेदारी कैसे बनाओगे। और अगर ये आप ही में से हैं तो पहली बात तो क्योंकि ये आप ही में से होकर कानून बना रहे हैं तो इनको पता होगा कि कानून कैसे बनाया गया है, किस मंशा से बनाया गया है। और क्योंकि ये कानून बनाने के लिए बार बार बैठेंगे तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि आप ये कानून बना तो रहे हैं लेकिन ये गलत तरीके से क्यों लागू हो रहा है। क्या आएगा इससे? इससे सबसे बड़ी चीज जो आएगी वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबल बनेंगे क्योंकि बार बार आके सभा में बैठेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे, रोज तीखे सवाल होंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि कानून बनाने के लिए उनको तो आना ही पड़ेगा, वो तो यहां भी है ना, चुन के भी तो आए हैं विधानसभा में। कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और संविधान में लिख दिया गया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, if it is state then the legislative assembly and if it is center then लोक सभा। क्योंकि लोकसभा में लोग सीधा चुन के भेजते हैं, विधानसभा में लोग सीधा चुन के भेजते हैं। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मंत्रिमंडल किसको रेस्पॉन्सिबल है, किसकी तरफ जवाबदेही है? इन्हीं लोगों की तरफ जवाबदेही है जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। तो विधानसभा पे जवाबदेही है, दे आर रेस्पॉन्सिबल आंसरेबल टू विधानसभा और लोकसभा इफ इट इज सेंटर। आइडिया समझ में आ रहा होगा आपको। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला देखो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि ये बॉडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, इसका पार्टी ना हो और ये अपने ही तरीके से काम करता रहे। और इसको जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, जब पूछने की बात आए तो बार बार समन करना पड़े कि अरे बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, और ये अनबिडल्ड होकर काम करते रहे। यहां तो क्या है कि आप अगर ये गलत काम कर रहे होंगे, विधायिका में आके बैठेंगे तो यहां पर जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे कि अरे हम पे तुम पे विश्वास नहीं है हमें। इसी को वो अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अरे हमको तुम पे विश्वास नहीं, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ये विकास कर रहे हो, इतना गलती, इतना क्राइम हो रहा है, इतनी सड़कें खराब बन रही हैं, हम यहां कानून बना रहे हैं और आप कानून ढंग से लगा नहीं रहे हैं, हमें आप पे विश्वास नहीं है, हटिए। ये कब कर पाओगे? जब वो आपके सामने आके बैठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो इसीलिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इनको एक ही व्यक्ति को दो पदभार देने का एक आइडिया क्रिएट किया गया कि वो विधानसभा में एमएलए भी हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर, मंत्री भी हो सकता है, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉट एवर पोर्टफोलियो, जो भी मिनिस्ट्री आपने बनाई हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक थोड़ा सा देखो लेक्चर की तरह ही जाएगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, भूमिका बनेगी आपकी। और दोनों में ही आपने एक चीज देखी कि राज्यपाल भी कॉमन है, गवर्नर विधायिका का भी पार्ट है और गवर्नर कार्यपालिका का भी पार्ट है। कार्यपालिका में उसको एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख। मंत्रिमंडल का प्रमुख मुख्यमंत्री है, पर कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। दोनों में फर्क है, प्री में यहीं घूम जाते हो आप। जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है वो गवर्नर है, जो
हेड ऑफ मिनिस्ट्री है वो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा देश कैसे चलता है या क्या क्या चीजें कहां पर कैसे हैं, तो आप ये देखिए राज्यपाल जो है वो दोनों ही तरफ है। और यहां पर जो प्रॉब्लम है जो हमें अब समझनी है वो है विधानसभा और राज्यपाल के बीच की। अब आपको यह समझ में आ गया कि इस केस में मैं किन व्यक्तियों की बात करने वाला हूं, किन संस्थाओं की बात करने वाला हूं। सोचिए, विधायिका के 3 भाग हैं, उनमें से 2 भाग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्होंने एक प्रक्रिया बनाई है किसी भी चीज को करने की। विधानसभा का काम है कानून बनाने का, विधि पारित करने का। जब विधानसभा विधि बनाती है तो क्योंकि राज्यपाल भी उसका हिस्सा है, इसीलिए विधानसभा जब कानून बना देती है तो राज्यपाल को भेजने की एक मंशा जाहिर की गई है। संविधान में यह बोला गया है कि देखिए, जब विधानसभा मेजॉरिटी से किसी भी कानून को बनाने के लिए हां कर दे तो इसको तुरंत कानून नहीं बनाया जा सकता। आप इसको राज्यपाल को भी भेजें और राज्यपाल इसमें हामी भरेगा। क्या करेगा? राज्यपाल हां करेगा। राज्यपाल इसमें हां करेगा, हामी भरेगा। इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है? असेंट, असेंट ऑफ द गवर्नर। ये लेक्चर है, खाली ये मत समझिए कि मैं आपको बस ब्रीफली जजमेंट बता के आगे बढ़ जाऊंगा। होगा जजमेंट ही, आई विल बी डीलिंग विद बेयरली द जजमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व इनटू द अदर एस्पेक्ट्स। मैं बहुत डिटेल में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं बहुत डिटेल में उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये भूमिका थी सिर्फ ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम है कहां। अभी तो इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर आप संविधान बनने के बिल्कुल तुरंत बाद देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये वार्ताएं हमेशा होती रहती थी कि कितना किसके पास पावर है और कौन क्या कर सकता है संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ने के तहत, जो भी आपको समझ आई हो उसके अनुसार क्या कर सकते हैं आप। और ये टसल इतनी बड़ी थी कि हमने 42nd अमेंडमेंट लाए, 42वां संशोधन किया और उसमें एक वर्ड में हटा के शैल लगा दिया, जिससे यह हुआ कि प्रेसिडेंट को बाध्य कर दिया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले वो करो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले वो करो। लेकिन वो कार्यपालिका की प्रॉब्लम थी। हम क्या देख रहे हैं? विधायिका की प्रॉब्लम देख रहे हैं। सब तभी समझ में आएगा जब आप हर एक को अपनी जगह पर रख कर देख लेंगे कि कौन कहां स्थित है और अब यहां पर हमें उसको किस स्थिति में समझना है। यहां दिक्कत, मैं यहां पर दिक्कत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राज्यपाल की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेहरू उस वक्त, पंडित नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब कार्यपालिका के काम के बीच में बाधा कोई बाधा आई तो कार्यपालिका में राज्यपाल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच की टसल होगी, वो उन अनुच्छेदों की बात होगी। हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नर तो यहां भी है, पर हम विधानसभा और गवर्नर के बीच का टसल देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है देखो, विधानसभा अगर कानून बना दे तो वो स्वतः ही कानून नहीं बन जाता। उसको कानून बनने के लिए क्या चाहिए? राज्यपाल की हामी। राज्यपाल हां कर दे। द वर्ड इज असेंट। अगर राज्यपाल ने हां कर दी तो वो कानून बन जाता है। किस तिथि से? जो भी तिथि उसमें लिखी हो, जो भी तिथि उसमें डाली गई हो कि इस तारीख से इसको कानून माना जाए। और अगर तिथि ना दी हो तो कौन सी तिथि होती है? फिर जो राज्यपाल ने जब हामी दी उसी दिन माना जाता है कि यह कानून बन गया। इसका मतलब राज्यपाल एक
बहुत ही आवश्यक हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, कानून बनाने की प्रक्रिया का। जबकि राज्यपाल डिस्कशन में नहीं आता, विधानसभा में नहीं बैठता, वो वहां पर डिस्कशंस नहीं करता, वो वहां पर वोटिंग नहीं करता, लेकिन वो क्योंकि विधायिका का हिस्सा है राज्य में, इसीलिए उसके हां के बगैर कोई भी कानून पारित नहीं होगा। इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल 200 बड़े अच्छे से जानना होगा, जो आपका अनुच्छेद 200 है, आर्टिकल 200। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। बहुत स्पष्ट और बड़ा ही सिंपल सा अनुच्छेद है और बहुत ही सिंपल जजमेंट है, लेकिन जजमेंट है इतनी इंपॉर्टेंट कि सोचिए कि फिर से सुप्रीम कोर्ट को केरला के गवर्नर को बोलना पड़ा कि इसको पढ़ लीजिए, आपको अपने दायित्व पता चल जाएंगे और क्या करना है वो भी साफ साफ दिख जाएगा। खैर, तो हुआ ये कि अनुच्छेद 200 अगर आप पढ़े तो उसमें सिर्फ यह नहीं लिखा गया है कि आप हां करें कि राज्यपाल को भेजा जाए और राज्यपाल से हां ले ली जाए। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने 3 ऑप्शन दे दिए हैं राज्यपाल को कि जब भी विधानसभा और अगर विधान परिषद भी हो उस स्टेट में तो विधान परिषद भी, विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ विधानसभा, और विधान परिषद हो तो विधान परिषद भी, मतलब अगर विधान परिषद किसी राज्य में है तो विधानसभा भी पारित करेगी, फिर विधान परिषद भी पारित करेगा, मेजॉरिटी से वोटिंग करके कहेंगे कि हां ये कानून बना दो, फिर राज्यपाल के पास आएगा। तो 2 हैं तो दोनों के बाद राज्यपाल, 1 है तो 1 के बाद राज्यपाल। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो अनुच्छेद 200 में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं राज्यपाल को। अब जरा पढ़िए अनुच्छेद 200, आपके सामने है। मैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास हिंदी का संविधान है तो। When a bill has been passed by the legislative assembly of the state or in the case of a state having a legislative council has been passed by both houses, ये तो मैं बता चुका हूं कि या तो खाली विधानसभा ने पास कर दिया हो या फिर उस राज्य में जिसमें विधान परिषद भी हो, दोनों ने पास कर दिया हो, तो क्या करना है? इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। शैल वर्ड इज यूज, दैट इज इट इज मैंडेटरी। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, राज्यपाल को देना अनिवार्य है। शैल वर्ड लिखा है। कानून के ज्ञाता शैल और मे वर्ड के तांडव को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये इतना लिटरली नहीं लेना। लिटरेचर के अकॉर्डिंग शैल और मे देखोगे तो नहीं चलेगा। वैसे आपको समझना उतना ही है। मे का मतलब होता है चॉइस, शैल का मतलब होता है करना है। आई शैल गो टू दी ऑफिस, मतलब मुझे जाना है बस। आई मे गो टू दी ऑफिस, मेरा डिस्क्रिशन है, हो सकता है ना जाऊं, पर इसकी अपनी एक पराकाष्ठा है। हर प्रोविजन में मे नहीं होता, शैल नहीं होता, फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहां समझिए मैंडेटरी है। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर। शैल डिक्लेयर, अगेन इट इज मैंडेटरी। शैल डिक्लेयर आइदर, दैट मीन्स नाउ द ऑप्शंस आर कमिंग कि क्या कर सकता है, लेकिन करना जरूरी है। और यही कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इस केस में कि शैल डिक्लेयर टर्म लिखा हुआ है, करना जरूरी है, लेकिन इन तीनों में से करना है। मतलब चॉइस आपके पास 3 है, लेकिन इन तीनों में से कुछ ना कुछ करना जरूरी है। देखें क्या पहला लिखा है, दैट ही असेंट्स टू द बिल। पहला ऑप्शन जो दिया गया वो ये है कि गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, पहला क्या करेगा? हामी देगा। शैल असेंट्स टू द बिल, ये पहला ऑप्शन है, फर्स्ट। और
या फिर क्या करेगा, देखें, पढ़ें, पढ़वा के ही लिख रहा हूं मैं। He assents to the bill or that he withholds assent therefrom. Withholds assent therefrom. Withholds assent therefrom. Withholds assent. He holds the assent. मतलब अभी हां नहीं कर रहा है। यहां दिक्कत आने वाली है, देखेंगे। ये जो दूसरा पड़ाव है ना, दूसरा जो ऑप्शन है, दिक्कत यहां आने वाली है। इंटरप्रिटेशन यही है, इस केस का भी जो प्रॉब्लम है वो यही है। तो हम यहीं पे डिस्कशंस करेंगे जब आप फैक्ट समझ जाएंगे। एक बार ये सब समझ गए उसके बाद तो एक केस बचा ही नहीं आपके लिए कुछ। विदहोल्ड्स एसेंट देयरफ्रॉम मतलब या तो आप हां कर दें या फिर आप अभी हां रोक दें, हां रोक दें, यही तो दिक्कत है। Withholds assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president. Reserves the bill for consideration of president. तीसरा क्या है? Reserves the bill for consideration of president. गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर ले, रिजर्व मतलब रोक ले कि मैं ये राष्ट्रपति को दिखाऊंगा। अब देखिए संविधान में लिखा है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरप्रेट करके ये पावर्स दी हैं गवर्नर को। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर अपने से ये पावर यूज कर रहा है, संविधान में लिखा है। संविधान दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है यहां पर, जिस डिबेट को मैं खैर अभी चर्चा में नहीं ला रहा हूं, पर वो डिबेट ये है कि जब राज्यपाल कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा है और जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा है, और मंत्रिमंडल विधायिका में बैठकर कानून बनाता है, और वही, क्योंकि कानून बनाने में सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल एक प्राइमरी एंटिटी है जो विधायिका में बैठकर इनिशिएट करता है बिल्स को। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम पाया गया है कि जो मंत्रिमंडल में नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जहां मंत्रीगण नहीं है, वो कानून बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बना के आप विधायिका में पेश कर रहे हो। इसी को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर मतलब मेंबर हु इज नॉट द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो संसद का या फिर विधानसभा का सदस्य, जिसको आप विधायक भी बोलते हैं, वो विधायक, विधानसभा का सदस्य विधायक, तो वो विधायक जो मंत्री नहीं है और चाहता कि कोई कानून बने, तो वो ड्राफ्ट बना के उस कानून के सारे अनुच्छेद लिख के, उसके प्रावधान लिख के विधानसभा में पेश करे। ऐसा बड़ा कम देखा गया है। तो कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। मंत्रिमंडल ही जब विधायिका में आके विधायक बन के बैठते हैं, विधायक के पद पे बैठते हैं, तो वो ही बिल लाते हैं, वो ही कानून का एक ड्राफ्ट बना के विधानसभा में पेश करते हैं और फिर सब उस पर डिस्कस करते हैं, फिर मेजॉरिटी वोटिंग से वो पास होता है। वो कैसे पास होते हैं, क्या तरीके हैं, वो स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, रैटिफिकेशन, ये सब अभी हम नहीं देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट जनरली बता रहा हूं कि मेजॉरिटी में काम होता है। अभी स्पेशल सिंपल पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर चर्चा ये चल पड़ती है कि जब दोनों ही दोनों जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं, एक जगह नॉमिनल हेड, जिसको आप अदरवाइज क्या बोलते हैं, टिट्युलर हेड। गवर्नर को क्या बोला जाता है? नॉमिनल या फिर टिट्युलर हेड। इसका मतलब है ओनली फॉर नेम, फॉर द नेम सेक, नेम सेक भी बोल देते हैं इसको, या ओनली फॉर नेम, नाम मात्र के लिए। कहते हैं ना, नाम मात्र के लिए कर दो, नाम के लिए सिर्फ,
इसका मतलब ही इज नॉट द रियल हेड, ये रियल हेड नहीं है, नॉट द रियल हेड। तो रियल कौन है? रियल कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव हेड तो राज्यपाल है, लेकिन रियल कौन है? मुख्यमंत्री। करता वही है, लेकिन किसके नाम पे करता है? राज्यपाल के नाम पे करता है। और इसीलिए लिखा गया है कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट शैल वर्क इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि वो मंत्रिमंडल के कहने पर ही चलेगा, अपने से कुछ नहीं करेगा। लेकिन राज्यपाल को कुछ जगहों पर डिस्क्रेशन या चॉइस दिया गया है कि वो अपने से भी दिमाग लगा सके, लेकिन वो दिया गया है। बताया जाएगा कि यहां पर राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकता है। डिस्क्रेशन मतलब एक तरह से आप विवेक कह सकते हैं, अपने विवेक से काम कर सकता है। बहुत मजेदार है। संविधान को पढ़ना आसान नहीं है, पर अगर संविधान की नब्ज को पकड़ गए तो आपको हर कहानी स्पष्ट रूप से दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हो रहा है और कहां तक ले जाना है, यही कहानी कानून की है। हर जगह यही कहानी लगेगी। तो यहां तक बात समझ गए? तो चर्चा यह है कि जब राज्यपाल दोनों ही, खैर मैं इस चर्चा का यहां पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं चर्चा का विषय नहीं है, पर मैं चर्चा आपको दे के जा रहा हूं कि आप चाहें तो ये चर्चा खुद से पढ़ें। अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप जानते हैं या फिर आपका कोई ओपिनियन हो इस बारे में, तो आप कमेंट्स में लिख लीजिए, जिससे कि हम देखें कि क्या चर्चाएं आपके दिमाग में चलती हैं, क्या आप कैसे दिमाग लगाते हैं। मैं अभी इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर किसी वीडियो में हम इस चर्चा पे आ जाएंगे। तो चर्चा है क्या, मतलब पॉइंट क्या है, इशू क्या है लॉ का, कानून में दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि जब राज्यपाल विधायिका का भी हिस्सा है, जब राज्यपाल कार्यपालिका का भी हिस्सा है, और मंत्रिमंडल कार्यपालिका में भी हैं और विधायिका में भी हैं, और यही देखा गया है कि मंत्रिमंडल जब विधायिका में आते हैं, विधायक के रूप में वो जब बिल प्रेजेंट करते हैं विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि वो ही चाहते हैं, मंत्रिमंडल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही चाहते हैं कि ये बिल पारित हो। और जब ये बिल पारित हो गया, मतलब जब ये बिल मेजॉरिटी से हां हो गई सबकी सभा में, तो इसको प्रेसिडेंट के पास या फिर राष्ट्रपति के पास भेजना तो एक मियर फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां वो टिट्युलर हेड है, कार्यपालिका में तो नॉमिनल हेड है, और यहां भी उसको एक तरह से नॉमिनल पोजीशन पे ही रखा गया है, क्योंकि ही डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द रियल डिस्कशन ऑफ द बिल। वो प्रावधानों पे कहीं भी किसी भी रूप में विधानसभा में आके कोई भी चर्चा नहीं करता और ना ही बिल पे करता। तो उसके पास भेजना क्या है? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो अगर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है तो लिख देते कि ही शैल डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल, यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। कि उसको बोलिए कि ही शैल डिक्लेयर, शैल डिक्लेयर तो लिखा ही हुआ है, शैल मतलब मैंडेटरी, शैल डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल, कि वो बिल पे अपनी असेंट दे बस, क्योंकि उससे कुछ पूछ नहीं रहे। नॉमिनल हेड है, टिट्युलर हेड है, नेम सेक है, नाम के लिए है, बनाया गया है उसको हिस्सा विधायिका का। ना तो वो उस बिल की चर्चा में कभी आया और ना ही उससे चर्चा करने की कोई आवश्यकता। तो आप इसको स्टेटमेंट को यहां एंड कर सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट कहां चला गया? आगे चॉइस दे दी गई और विदहोल्ड द एसेंट, ये प्रॉब्लम बन गया। विदहोल्ड द एसेंट मतलब नॉट गिविंग एसेंट।
हां करता ही नहीं है, हां ही नहीं करता है। अरे हां नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अगर राष्ट्रपति ने, क्योंकि राष्ट्रपति और केंद्र के मंत्रिमंडल, राज्यपाल और राज्य के मंत्रिमंडल, ये दोनों एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ही जैसा काम करते हैं। इनके जो प्रोविजंस हैं वो भी सिमिलर ही हैं और इनकी जो पोजीशन है वो भी सिमिलर ही है, तो इसीलिए कुछ फर्क नहीं है। अगर यहां पर आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो आप केंद्र में जाएंगे तो राष्ट्रपति के लिए भी यही है, राष्ट्रपति को भी यही करने के लिए बोला गया है। तो एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कुछ अलग नहीं है दोनों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बड़ा अच्छा एक केस है, इसी केस में एक बड़ा अच्छा केस है, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस है, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस है। वो केस का हवाला भी मैं दूंगा आपको। चलते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, एक लेक्चर की तरह समझिए इसको। अगर मैं बेयरली अ केस लेके चलूंगा फिर तो ये आधे घंटे का भी नहीं है, पर अगर आप भूमिका बना के सुनेंगे तो आपको ये केस सिर्फ समझ में नहीं आएगा, आपको जो कानून के बिंदु हैं जहां पर आपको चर्चा करनी है या फिर आपका जो रिसर्च होना चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप कुछ चर्चा करना चाहें तो कमेंट्स में कर सकते हैं, बट कम्युनिटी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। ये कानून की चर्चा है, इसमें जरा अपने पर्सनल ओपिनियंस ना दें। यहां प्रॉब्लम आ गई कि आपने अगर उसको टिट्युलर हेड ही बनाना था तो आप बोलते बस एसेंट टू द बिल, तो उसके पास जाना मतलब ये फॉर्मेलिटी ही रहती ना कि विधानसभा ने कानून बनाया, गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने साइन किए और भेज दिया। जिस दिन साइन किए या तो उस दिन से लागू हो गया कानून, वो एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि वो हिस्सा है। नहीं तो फिर जिस दिन की लिखी हुई है तारीख, तिथि लिखी हुई है कानून में, उस दिन से वो कानून लागू हो गया। ऐसा ही होता है, ये तो संभवतः है। लेकिन यहां प्रॉब्लम आ गई आर्टिकल 200 पढ़ने से कि विदहोल्ड्स द एसेंट, मतलब वो ऐसा भी कर सकता है कि वो ना हां करे, मतलब ना भी नहीं कर रहा है, हां भी नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं वीटो, दैट ही हैज वीटोड। वो ना भी नहीं कर रहा है, हां भी नहीं कर रहा है, रख के बैठ गया है। विदहोल्ड द एसेंट मतलब होल्ड कर दिया एसेंट, अभी हां जो है वो होल्ड कर दी, रुक गए। और इसी के साथ आपको पढ़ना होता है प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 1 जो है आर्टिकल 200 का, वो इस एस्पेक्ट के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर उसने हां कर दी फिर तो सारा खेल ही खत्म हो गया ना। फिर एक तीसरा भी ऑप्शन दिया गया है, रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए वो बिल को रिजर्व कर सकता है। रिजर्व मतलब कि रुक जाइए, ये भी विदहोल्डिंग द एसेंट ही है। वो ये कह रहा है कि रुक जाइए, मैं हां करूंगा लेकिन मैं पहले राष्ट्रपति को दिखाऊंगा। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति कहां से आ गया राज्य में? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी कानून बना सकती है राज्य सरकार, जो हो सकता है कि केंद्र के शासन में या केंद्र के जो विषय हैं जिनमें वो कानून बनाता है उसमें आ रहा हो। और दूसरी बात, गवर्नर जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करता है। गवर्नर इज कंसिडर्ड टू बी एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है गवर्नर। मतलब गवर्नर जो है, एक तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहता है, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया है, जब प्रेसिडेंट कहे तब उसको हटा दे। वैसे जाना जाता है कि उसका जो गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 5 साल है, पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब तक राष्ट्रपति को सही लगे तब तक वो गवर्नर को रख सकता है, नहीं तो फिर गवर्नर को जाने के लिए बोल सकता है कि आप जा सकते हैं, क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है। गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति के लिए तो इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति के लिए जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलिजियम सिस्टम है, ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए भी एक कॉलेजिएट सिस्टम होता है।
जिसमें जितने भी चुन के आए हुए मेंबर्स होते हैं संसद के और विधायिकाओं के, सारी विधायिकाओं के चुन के आए हुए मेंबर्स, ये मतलब जो विधायक होंगे और सांसद होंगे, ये मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। लोग डायरेक्टली नहीं चुनते, लेकिन जितने भी लोगों से चुन के आए प्रतिनिधित्व हैं, भले ही वो विधायक हों या फिर वो सांसद हों, ये मिलके एक कॉलेज बनाते हैं और उसी से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गवर्नर का चुनाव नहीं होता, गवर्नर को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्यों? क्योंकि गवर्नर जाके सेंटर और स्टेट के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का काम करता है, और स्टेट के जितने भी कानून पारित हो रहे हैं उनमें अगर केंद्र के लिए कोई दिक्कत है तो कम से कम गवर्नर बता सके। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आप इस भावना को समझ गए तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत नहीं लग रहा भाई। या तो आप हां कर दो या फिर आप राष्ट्रपति को दिखाने के लिए रोक दो। आपको अगर गवर्नर को लगता है कि ये राष्ट्रपति को दिखाने से उनके जो कुछ इंटरेस्ट हैं जो केंद्र के सेंटर के, वो अगर टेक केयर हो जाएंगे तो राष्ट्रपति को दिखाने के लिए आप रिजर्व कर सकते हैं बिल, तब कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहां प्रॉब्लम भी नहीं नजर में आ रही, क्योंकि ये बहुत रेयरली होगा ना। हर कानून तो आप राष्ट्रपति को भेजेंगे नहीं। ये तो जब आपको लगेगा कि राष्ट्रपति को दिखाया जाना चाहिए कि इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे फ्रीडम्स कर्टेल हो जाएं, या फिर केंद्र सरकार की जो विषय हैं उनमें कहीं ना कहीं इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, वहां पर राज्य सरकार कुछ अनुच्छेद लेके आ गई या फिर प्रावधान लेके आ गई, या उस प्रावधान से कुछ केंद्र शासित जगहों पर या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे राज्य की पावर आ रही है जो उनको नहीं लानी चाहिए थी। ऐसा अगर कुछ होता दिख रहा है तो राष्ट्रपति को दिखाना सही है। तो गवर्नर सही काम कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर एसेंट दे दे तो भी खेल खत्म, ये भी रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है यहां विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। भाई ये विदहोल्ड एसेंट वाला जरा एरिया समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि अगर राज्यपाल दोनों का हिस्सा है, विधायिका और कार्यपालिका, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल भी दोनों का हिस्सा है, और मंत्रिमंडल ही विधायिका में अगर कानून पारित करता है, वही इंट्रोड्यूस करता है, वही सब डिस्कशंस चलवाता है और अंत में मेजॉरिटी से वो उसको पारित करवाता है, तो गवर्नर के पास एसेंट विदहोल्ड करने की जो पावर है एज अ टिट्युलर हेड वो कितनी एक्सपेंसिव है। ये तो उनको उसको एक अलग ही पोजीशन पे रख रहा है, क्योंकि अगर गवर्नर एसेंट विदहोल्ड कर रहा है तो गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस लिए, मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस या उनकी मदद से, तो वो कोई एक्ट नहीं कर सकता। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही कार्यपालिका विधायिका में बैठ के बनवाया है तो गवर्नर किस लिए विदहोल्ड करेगा। और दूसरी बात कि गवर्नर को दे रहे हो बात सही है, आप उससे एसेंट तो ले लो, लेकिन उसको विदहोल्ड एसेंट करने का पावर क्यों दे रहे हो। तो कहीं ये सब कुछ खराब ना करते। ये हो गया 200। आर्टिकल 200 में जो प्रॉब्लम है वो कहां है, विदहोल्ड दी एसेंट, और विदहोल्ड दी एसेंट के साथ पढ़ा जाता है प्रोवाइजो 1। इसका एक बड़ा जनरल सा कारण दिया गया है कि गवर्नर को इसलिए यह पावर दी गई है कि वो एसेंट रोक ले, कि मान लीजिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको गवर्नर को यह एडवाइस कर दें कि हमने वहां लेजिस्लेचर में, विधायिका में तो पारित कर दिया, लेकिन चीजें कुछ बदल गई हैं जब से हमने वहां पास किया बिल सभा में, उसके बाद से कुछ चीजें बदल गई हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेगा कि आप जरा एसेंट मत दीजिए, हमें फिर से कंसिडर करना होगा, फिर से कंसिडर करना होगा, कुछ प्रावधान हमें लगता है कि बदलने होंगे, कुछ चीजें बदल गई हैं हमारे पारित करने के बाद से, तो आप इस पे एसेंट ना करें, इस सिचुएशन में तो सही लग रहा है, लेकिन मान लीजिए ये सिचुएशन नहीं है और वो विदहोल्ड करके बैठ गया, फिर क्या करोगे।
और लड़ाई जो है वो यहीं आ जाती है। क्या ये बात समझ में आई? और इस केस में भी जो चर्चा है वो इसी पॉइंट पे है, इसीलिए इस केस में आर्टिकल 200 और उसका जो मेन प्रोविजन और प्रोवाइजो, इसी के इंटरफेस की चर्चा की गई है कि कैसे निस्तारण किया जाए, क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। अब जरा सुनिए फैक्ट्स ऑफ द केस। अब देखिए कि इस केस में हुआ क्या था। मैंने थोड़ा पहले से ही डेट्स लिख रखी हैं क्योंकि बार बार मुझे नहीं तो देखनी पड़ती, और ये तारीखें याद करना तो थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है। देखिए अब क्या हुआ था। 22 फरवरी 2023 आर्टिकल 174 के तहत, आर्टिकल 174 में क्या लिखा है मैं क्विकली पढ़ देता हूं आपके लिए। The governor shall from time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. The governor may time to time prorogue the house or either house dissolve the legislative assembly. 174 आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस। आर्टिकल 174 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर को बोला कि आप हाउस समन कर दीजिए सर, समन दी हाउस। कौन सा हाउस? इनके पास तो वही है बस, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउस है मींस जो हाउस जिसमें आप बैठ के, जो असेंबली जिसमें आप बैठ के असेंबली करते हैं और कानून बनाते हैं, उसी को हाउस भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जबान में वो हाउस है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर को एक चिट्ठी लिख के बोला कि 174 का आप इस्तेमाल करें आर्टिकल और हाउस समन कर दें। कब से शुरू होना था? 3 मार्च से। दिस वॉज द डेट डेजिग्नेटेड टू स्टार्ट द सेशन। और कौन से हाउस समन क्यों करना है? बिकॉज द सेशन इज टू बी स्टार्ट। बजट सेशन शुरू करना था इन्होंने। बजट सेशन के लिए 22 फरवरी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को बोला कि देखिए 174 में लिखा हुआ है कि आप ही समन कर सकते हैं, तो समन करिए। हाउस समन करिए मतलब बुलाइए सबको। व्हाट इज समन्स एक वीडियो है, आप पढ़ के देखिए जरा, उसमें समन्स का क्या मतलब है। जनरल मतलब यही है, बुलाइए सबको, जिन जिन को यहां आपको चाहिए, क्योंकि गवर्नर क्या करेगा, वो सबको बुलाएगा कि आइए बैठिए कानून बनाइए। सबको समन किया जाएगा, जितने भी विधायक होंगे सबको चिट्ठी जाएगी गवर्नर की तरफ से पहले कि आप बताएंगे कि हम हाउस बजट सेशन शुरू कर रहे हैं इस तारीख से, तो आप सबकी जो उपस्थिति है वो क्या कहे अनिवार्य तो क्या ही कहेंगे, अच्छा लगेगा आप आ जाएं। तो बजट सेशन चलाना था। 28 फरवरी से पहले, 28 फरवरी तो खैर एक जजमेंट आई थी, 28 फरवरी से पहले गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक चिट्ठी भेजते हैं कि हम एक लीगल एडवाइस सीख कर रहे हैं। इस समनिंग के लिए, बजट सेशन के लिए मुझे कोई लीगल एडवाइस चाहिए। किस बात की लीगल एडवाइस, क्या लीगल एडवाइस, इसमें हम नहीं जा रहे और ना ही केस गया। फैक्ट्स में नॉर्मली लिख दिया कि द गवर्नर सॉट लीगल एडवाइस फॉर द समनिंग ऑफ द बजट सेशन। ठीक है जी, मैं आपको वहीं तक रख रहा हूं जहां तक की जरूरत है। The governor's refusal to do so on the ground that he was seeking legal advice, बस इतना ही लिखा है जजमेंट में भी कि वो लीगल एडवाइस चाहते थे कोई इस बजट सेशन को समन करने के लिए। अब ना जाने कौन सी लीगल एडवाइस थी, हमें उसमें जाना भी नहीं है, वो हमारा तथ्य भी नहीं है, हमारा विषय भी नहीं है। तो ये लीगल एडवाइस के चलते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला कि मैं अभी समन नहीं कर रहा हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट ऑफ पंजाब है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आई। अब सोचिए, गवर्नर कार्यपालिका का भी हेड है और विधायिका का भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्यों परेशान कर रहा है? क्या दिक्कत हुई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर खिलाफ आए क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर अपॉइंटेड है।
इंडिपेंडेंट नहीं है और ब्रिज बनता है सेंटर स्टेट का। तो कहीं ना कहीं एक ये टसल रहती ही है कि गवर्नर सेंटर के जो इंटरेस्ट हैं उनको फर्दर कर सकता है। सेंटर में सरकार दूसरी हो, राज्य में दूसरी हो, तो लाजमी है ये सब। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर के खिलाफ केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम भी यही था। आपको मैंने केस का नाम तो बताया ही नहीं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर फॉर पंजाब एंड अनदर, 2013 में 10 नवंबर में आया है ये। मैं आपको समझाने में लग गया था। 2013 में 10 नवंबर में आया है ये केस। 3 जजेस बेंच है, एक फुल बेंच है। फुल बेंच समझते हैं आप? 3 या 4 जजेस बैठे हों किसी भी कोर्ट में तो वो फुल बेंच बन जाती है। 2 तो डिवीजन, 1 तो सिंगल। 5 हो तो 5 या 5 से ज्यादा अगर हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। अभी तक सबसे बड़ी तादाद में अगर किसी बेंच में कोई बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 13 जज बैठे हैं केशवानंद भारती के केस में। खैर, 10 नवंबर 2023 में आया है जजमेंट। 3 जज बैठे थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस JB पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। खैर, वैसे तो याद थे तो मैंने आपको बता दिया। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, अरे देखिए ये तो नानुकुर कर रहे हैं, एक सिंपल सा काम नहीं कर रहे। क्या है सिंपल सा काम? समन करिए बजट सेशन, दैट्स इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे डाली। 28 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट गेव जजमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसी टाइटल से पहले जजमेंट आई है। जजमेंट में लिखा हुआ है, ऑन 28 फरवरी 2023 दिस कोर्ट डिलीवर्ड द जजमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ पंजाब। यही नाम है बिल्कुल, क्योंकि फिर से प्रॉब्लम होने वाली है गवर्नर के साथ ही, तो बिल्कुल यही टाइटल आएगा। और उसमें कोर्ट ने क्या बोला? देयर वॉज नो ओकेजन टू सीक लीगल एडवाइस वेदर और नॉट द बजट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कन्वीन्ड। इसमें क्या लीगल एडवाइस चाहिए आपको कि बजट सेशन बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए? क्योंकि गवर्नर ने मना कर दिया उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि भैया मैं अभी बजट सेशन पे बुलाने पे लीगल एडवाइस सीख कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रही किस बात की लीगल एडवाइस? यही कारण था। किस बात की लीगल एडवाइस? द गवर्नर वॉज प्लेनली बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, ये स्टेटमेंट मार्क करने लायक है। गवर्नर इज प्लेनली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी तो मैंने बताया आपको, कार्यपालिका में नॉमिनल हेड है, आपका काम दिमाग लगाने का नहीं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल हेड है, वो कर रहे हैं। आपका काम है सिर्फ क्या करने का? गवर्नर को बोला जा रहा है, राज्यपाल को, कि जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दें उसको प्लेनली फॉलो करने का है। तो ये आप बजट सेशन समन करिए। तो अल्टीमेटली बजट सेशन समन हुआ। 3 मार्च को बजट सेशन शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत अब आएगी। जब बजट सेशन कन्वीन हो गया तो अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। 22 मार्च को स्पीकर ने एडजॉर्नमेंट कर दी। एडजॉर्नमेंट कैसी? सिने डाए, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है। और यह कौन करता है? यह करता है स्पीकर। गवर्नर का काम है सिर्फ सेशन को बुलाया जाए, और साल का पहले सेशन में संबोधित भी करता है वो। गवर्नर का काम है कि सेशन को बस बुलाया जाए, उसके बाद सारी कार्रवाई स्पीकर की होती है। स्पीकर जो है बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, जहां तक कि संसद या फिर विधायक या आप कह लीजिए विधान, ये आपके विधायिका की बात है। स्पीकर दोनों में ही है, या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों में स्पीकर होते हैं। और वहां पर चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा हो या विधान परिषद, वहां चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं, जिसको आप सभापति, मेरे ख्याल से सभापति बोलते होंगे, चेयरमैन देख लीजिएगा। सभापति तो वैसे स्पीकर को भी बोलते हैं। तो स्पीकर एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। इसमें स्पीकर की पोजीशंस को भी डिस्कस किया गया है।
पर उतनी चर्चाएं हमें करने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत प्लेनली समझ रहे हैं बस चीजें क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम कहां आई। तो स्पीकर ने क्या किया, 22 मार्च 2023 को एडजॉर्नमेंट सिने डाई कर दिया। सिने डाई का मतलब अनिश्चित काल तक स्थगित किया जाता है, मतलब अब आने की जरूरत नहीं है जब तक बुलाया ना जाए। कब बुलाओगे, कब तक की छुट्टी है, अनिश्चित काल, हमें नहीं पता कब तक छुट्टी है, जब बुलाएंगे तब बता देंगे। एक होता है निश्चित काल के लिए एडजॉर्नमेंट, द हाउस इज adjourned for 4 days, the house is adjourned till today 2 p.m, the house is adjourned for tomorrow till tomorrow, the house is adjourned this week। एडजॉर्नमेंट का टाइम दे दिया तो वो एडजॉर्नमेंट कहलाता है, नॉर्मल है, सिंपल एडजॉर्नमेंट कहलाता है। लेकिन टाइम नहीं दिया, अनिश्चित काल, तो वो एडजॉर्नमेंट क्या कहलाता है, सिने डाई। सिने डाई वर्ड यूज करते हैं, अनिश्चित काल तक एडजॉर्नमेंट कर दिया, अब पता नहीं कब वापस बुला लें। 19 और 20 जून को सबको फिर से बुला लिया गया स्पीकर के द्वारा, कि स्पीकर ने बोला सब आइए, हम एक स्पेशल सेशन होल्ड करना चाहते हैं। किस लिए जी, हमें कुछ बिल पारित करने हैं। कुछ 4 बिल सभा ने पारित कर दिए, और जब बिल सभा पारित कर देती है, कुछ 4 बिल, नाम लेने की जरूरत नहीं है, 4 बिल 19 और 20 जून को सभा ने पारित कर दिए, सभा ने मेजॉरिटी से पास कर दिए। और मेजॉरिटी से पास करने के बाद क्या करना होता है, आर्टिकल 200 एसेंट के लिए भेज दो। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई, एसेंट के लिए भेजा तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिक्कत, उसमें तो एसेंट आ गई। तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिक्कत, राष्ट्रपति के पास जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। ऑप्शन आ गया दूसरा, विदहोल्ड दी एसेंट, विदहोल्ड करके बैठ गए गवर्नर साहब, ना कुछ बोल रहे ना कुछ बता रहे। हां करिए या राष्ट्रपति को दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो हमें वापस कीजिए। अभी प्रोवाइजो 1 भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रोवाइजो 1 और इस विदहोल्ड दी एसेंट की कहानी है साथ में, जो हमें समझनी है। तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करिए, या तो एसेंट दे दीजिए, और नहीं दे रहे तो हमें वापस कर दीजिए। यही होगा ना, वापस करिए, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। आप दिक्कत बताइए ना क्या है, विदहोल्ड क्यों कर रहे हैं, दिक्कत बताइए। अब विदाउट रीजन विदहोल्ड करके बैठ गए। 19 और 20 जून के 4 बिल अभी तक पास नहीं किए गए, मतलब असेंट नहीं दी, कानून नहीं बन पा रहे। इसी के बीच 15 जुलाई को चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिख के भेजा कि सर ये बिल पेंडिंग है, जरा इस पे हां कर दीजिए। तो 17 जुलाई को गवर्नर ने रिप्लाई किया कि मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं। मुझे लगता है कि आपने ये जो 19 और 20 जून का जो सेशन बुलाया है स्पीकर ने, ये इलीगल है। देखिए जरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। गवर्नर ने कहा ये जो 19 और 20 जून को आप आए हैं एडजॉर्नमेंट करने के बाद, भाई मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना बीच में आ गया, तो वो कह रहा है कि 3 महीने बाद जो ये जून में आप आए हैं ये इलीगल है, ये सही प्रोसीजर नहीं है। एडजॉर्नमेंट सिने डाई के बाद जब ये बुलाया गया तो इसमें हवाला भी दिया गया है, ये एक रूल 16 है, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी के तहत स्पीकर ने दोबारा बुलाया, तो स्पीकर इज वेल विद इन पावर्स। पर गवर्नर क्या कह रहा है कि मैं अभी लीगल एडवाइस ले रहा हूं, रुको, मुझे लगता है कि आपका 19 और 20 जून इलीगल है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं, इसीलिए मैं एसेंट नहीं दे रहा। 24 जुलाई 6 दिन बाद गवर्नर ने फिर से सीएम को लिखा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से एडवाइस ले ली, और वो कह रहे हैं कि ये तो पेटेंटली, वैसे यहां टर्म पेशेंटली लिख दिया, लेकिन पेटेंटली इलीगल है। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता कि आप 22 मार्च को जब एडजॉर्नमेंट करी उसके बाद दोबारा से सेशन नहीं बुला सकते, और क्योंकि आप दोबारा सेशन नहीं बुला सकते, यही इलीगल है,
तो ये 4 बिल जो हैं ये भी इलीगल हैं, ये भी मैं एसेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी फिर सही नहीं है, क्योंकि सेशन खत्म और अगर आपने बिल पारित नहीं किए तो बिल भी खत्म, अगले सेशन में फिर से इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब ये सारी चर्चाएं जो हैं ये आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी कि क्या होता है, नहीं तो ये तो बहुत सारे डायमेंशंस में चला जाएगा ये टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आप जरा केस में जो डिस्कस है उस पर रहें। तो बड़ी दुविधा हो गई, गवर्नर कह रहा है कि आपका ये जो मीटिंग है यही गलत है और इस मीटिंग के गलत होने की वजह से ये चारों बिल भी गलत आए हैं, तो टाटा बाय बाय, हम नहीं कर रहे एसेंट, ऐसा कह दिया। उसके बाद 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर इन्होंने फिर से रेकमेंड किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को, कि देखिए मनी बिल के लिए भी हमें रेकमेंडेशन गवर्नर से चाहिए होती है। तो कुछ 3 मनी बिल हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है या मुझे पढ़वाने की जरूरत नहीं है। तो बोला यह गया कि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 3 मनी बिल गवर्नर को बोले कि आप रेकमेंड करके दे दीजिए, क्योंकि मनी बिल को रेकमेंड किया जाता है गवर्नर के थ्रू, तभी वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि हमें 20 अक्टूबर से सेशन शुरू करना है। तो आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो गवर्नर ने मनी बिल भी इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया कि आपका ये जितनी कार्य थी अभी तक, पहले यही डिस्कस हो जाए, फिर आप दूसरे सेशन पे आए, पहले इसी पे कार्रवाई हो जाए। अब जब गवर्नर ने यह भी रिफ्यूज कर दिया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को हो गई प्रॉब्लम, स्टेट गवर्नमेंट आ गई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये केस आ गया। ये जजमेंट जो आप पढ़ रहे हैं 10 नवंबर की, ये 20 अक्टूबर को जो सेशन कन्वीन हो जाना चाहिए था, जब ये नहीं हुआ, इसके बाद की कहानी है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक्टिवली इस केस को लिया, क्योंकि सोचिए 20 अक्टूबर के बाद आना और 10 नवंबर में जजमेंट भी आ गई है, तो 20 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रोडक्टिव होकर जजमेंट दिया है। तो बहुत ही अच्छा एक समन्वय है और बहुत ही अच्छी मंशा से ये जजमेंट करा गया है। खुद ही सोचिए 20 दिन के अंतराल में, पूरा महीना भी नहीं होता है, तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये जजमेंट आई है। इसका मतलब इस जजमेंट की जो पराकाष्ठा है, जो बात है, वो इतनी इनग्रेन्ड और इतनी वाइड स्प्रेड थी कि इसका डिस्कस होना कितना इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि 3 से 4 राज्य ग्रसित हैं इसी फैक्ट पे। केरल है, तेलंगाना है, और ये आपका पंजाब है, और मेरे ख्याल से तमिलनाडु भी है, मेरे ख्याल से, मैं शायद श्योर नहीं हूं, पर 2-3 जगह यही चल रहा है। अगर आप फैक्ट समझ गए तो अब आप दिक्कत कहां आई? आर्टिकल 200 विद होल्डिंग द असेंट। और दूसरी दिक्कत कहां आई कि स्पीकर ने जो ये एडजॉर्नमेंट सिने डाय किया, ये सही किया कि नहीं, ये दूसरा विषय भी निकल गया। एक इशू कि क्या ये जो 4 बिल हैं इस पे एसेंट आ जाना चाहिए कि नहीं, ये तो इसी को इलीगल बोल रहे हैं। तो डिक्लेयर करिए, तो क्या इश्यूज बने आप समझ गए? तो इशू क्या बने? अब स्टेट गवर्नमेंट आई है, स्टेट ऑफ पंजाब आई है आपके पास, तो पहला इशू क्या लेके आएगी? पहला इशू लाए कि डिक्लेयर करिए कि 19 और 20 जून वाला जो सेशन है वो सही है, इज लीगल, जिससे कि उस पे एसेंट ले सकें, क्योंकि एसेंट नहीं दे रहा है वो। एसेंट इज टू बी गिवन। ठीक है जी, 2 इशू बनाए गए हैं।
आप ये हटा के इसको दूसरा इशू बना दीजिए, ऐसा ही इन्होंने किया है। पहले डिक्लेरेशन मानी कि क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंशियल हो गया ना, डिक्लेरेशन की 19 से 20 जून वाला जो सेशन है वो लीगल है, पहले डिक्लेयर कर दीजिए। दूसरा कि अगर ये सब ठीक है तो इनको बोलिए जरा जो 4 बिल पेंडिंग है उस पर एसेंट आ जाए। टू वर्क और प्रोसेस द बिल्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इनको बोलिए कि बिल पे असेंट दे दे, ये बैठे रहते हैं, एसेंट नहीं देते। यही प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं दूसरे स्टेट्स में भी हो रही है कि बिल पास हुए चले जा रहे हैं सभाओं से, लेकिन गवर्नर राज्यपाल उस पर हां करने के लिए तैयार नहीं है, बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोर्ट को यही बोला जा रहा है कि कोई तो कार्रवाई करिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बताइए, अगर राष्ट्रपति को देना है तो वो करिए, डिक्लेयर तो कर दीजिए कि मैं राष्ट्रपति को दे रहा हूं, डिक्लेयर तो कर दीजिए कि मैं विदहोल्ड कर रहा हूं इन कारणों से, बिना किसी कारण विदहोल्ड करके बैठे। क्या ये अनब्रिडल्ड चला जाए? क्या ये बैठे ही रहें? और अगर सेशन खत्म हो गया फिर क्या करेंगे जी? तो टू वर्क और प्रोसेस द बिल्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और कौन से बिल थे? वो 4 बिल जो पास हुए और वो 3 बिल जो मनी बिल पेंडिंग है, जिनको ये रेकमेंड नहीं कर रहे कि आप इसको सेशन में ले आइए, जो कि रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नर 2 जगहों पे अपना काम नहीं कर रहा है बिल पे, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। उन्होंने अपने अपने स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने कुछ सबमिशंस दिए कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कानून, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर गवर्नर है उसी को बुलाया गया रिस्पांस के लिए। तो उन्होंने अपने कुछ तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि हमने भी काफी बिल साइन, बहुत सारे बिल हमने एसेंट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एसेंट नहीं देना। और 19 और 20 को फिर आप क्या चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि इसको प्रोरोग कर देना चाहिए था। यहां पर एक टर्म आ जाता है प्रोरोग। ये जो आपने एडजॉर्नमेंट सिने डायस पढ़ा, इसी के साथ एक टर्म यूज किया जाता है प्रोरोग, प्रोरोगेशन। और ये आर्टिकल 174 में ही लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं फिर से। द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस। एडजॉर्नमेंट इज टू बी डन बाय स्पीकर, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज टू बी डन बाय गवर्नर। और गवर्नर ये कह रहा है कि आपको सेशन एडजॉर्न नहीं करना चाहिए था, प्रोरोग कर देना चाहिए था। प्रोरोग और एडजॉर्नमेंट सिने डाई या एडजॉर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, यह भी इस केस में डिस्कस किया गया है। अब मैं आपको जो एनालिसिस है जजमेंट की वो समझा देता हूं। भूमिका आपकी बन गई, फैक्ट्स आपको मिल गए, केस क्यों आया ये भी पता चल गया, और आर्टिकल 200 क्या बोल रहा है ये भी पता चल गया। अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं कि इन इश्यूज को टेक केयर कैसे किया जाएगा। देखिए, जब डिक्लेरेशन ऑफ 1928 जून सेशन इज लीगल की बात की जाएगी तो आप स्पीकर की पावर पे डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि स्पीकर क्या ये कर सकता है और क्या ऐसा होता है, तो आपकी सारी चर्चाएं, एनालिसिस कहां जाएगी? यही कि क्या स्पीकर ये कर सकता है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि आप उसको एडजॉर्नमेंट सेनेट डाई कर दें और फिर बुलाएं कि आइए आइए अब सब आइए, फिर से बुला लें एडजॉर्नमेंट करके, क्या ऐसा बार बार सिटिंग करवाई जा सकती है? इस पे चर्चा होगी। तभी तो आप ये जान पाएंगे कि 19 और 20 जून का सेशन लीगल था कि नहीं, तो कोर्ट ने इस पे चर्चा करी है। दूसरा कि टू वर्क और टू प्रोसेस द बिल्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि क्या विदहोल्डिंग की पावर इतनी इनसेसेंट और इतनी अनब्रिडल्ड है, मतलब इतनी खुली छूट है कि आप बस ना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? इस पे आप किसकी चर्चा करेंगे? आप इस पे 200 की चर्चा करेंगे, जो हमने अभी समझा था, जो मैंने आपको समझाया था
कि ये विदहोल्ड दी एसेंट वीटो जो है प्रोवाइजो 1 के साथ पढ़ के इसकी चर्चा करेंगे। जब इन दोनों बातों की चर्चा हो जाएगी तो दोनों को आप डिक्लेयर कर देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले कोर्ट ने इस चीज पे चर्चा करी है, इस एस्पेक्ट पे कि गवर्नर क्या कर सकता है, उसको टाइटल दिया गया है, मैं आपको बता दूं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक जजमेंट है। जजमेंट हमेशा स्कॉलरली लिखी होती है और वो इतनी ब्यूटीफुली रिटन होती है कि आपको आधी चीजें तो टाइटल से ही पता चल जाएंगी कि अंदर क्या करने वाले हैं। एनालिसिस में, एनालिसिस जब करी, एनालिसिस कहां जाएगी, स्पीकर पे पहले पॉइंट के लिए और दूसरे पॉइंट के लिए सेक्शन 200 प्रोवाइजो 1। तो ये सारा कुछ उन्होंने एनालिसिस में लिखा, उसमें बोला कि द गवर्नर इज अ सिंबॉलिक हेड एंड कैनॉट विदहोल्ड एक्शन ऑन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। पहले ही लिख दिया कि हम, ये रेशो है, द रेशो ऑफ द केस इज दिस एंड नाउ व्हाट यू विल रीड आफ्टर दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑबिटर डिक्टम। जब आप सब पढ़ते हैं ना कि ऑबिटर डिक्टा और रेशो डेसिडेंडाई के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द गवर्नर इज सिंबॉलिक हेड, सिंबॉलिक, नॉमिनल, टिट्युलर एक ही बात है। जहां पर हमने नॉमिनल टिट्युलर लिखा था यहीं पे सिंबॉलिक भी लिख दो। आपको 3 वर्ड्स मिल गए, जब भी आप आंसर लिखें तो इन तीनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लें, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है। तो गवर्नर इज अ सिंबॉलिक हेड एंड कैनॉट विदहोल्ड एक्शन ऑन बिल्स पास बाय लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नर एक सिंबॉलिक हेड है और लेजिस्लेचर से पास किए गए बिल को वो विदहोल्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम लिखा ना, ऐसे ही विदहोल्ड नहीं कर सकता। दैट मीन्स वो एक सिंबॉलिक हेड है, वो ये विदहोल्ड करने के लिए नहीं बैठा, उसका कोई अलग पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अलग से दिमाग लगाएगा। अब मतलब अभी जो स्टेट ने, जो लोगों ने चुन के भेजे विधानसभा में, ये सब बैठ के एक कानून बनाए, अब आपने गवर्नर को भेजा तो गवर्नर अपने हिसाब से वो कानून देखेगा और वो हां करेगा ही नहीं कि लाओ मैं देखूंगा मैं क्या हूं। वो कौन है, ऐसा गवर्नर ने में क्या है या कौन सी पावर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको ये दिया गया है कार्यभार, विधानसभा जिसमें चुन के आए हैं, उनकी बातों के भी विपरीत ये काम करने बैठ जाएंगे या यही अपने आप से कानून बना देंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो एक हिस्सा जरूर है, और वो कैसा हिस्सा है? सिंबॉलिक, टिट्युलर, नेमसेक, नॉमिनल, सिर्फ नाम मात्र के लिए है। आपका ये काम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, साइन करिए भेजिए, एसेंट दीजिए भेजिए, एक हिदायत दी जा रही है। और इसके लिए क्या बोला गया है, मैं एक केस का हवाला दिया गया है। अब हम इसी बात पे पहले चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी बात की पहले चर्चा केस में हुई है, इसीलिए मैं उसी क्रम से चल रहा हूं। 19 और 20 जून की जो डिक्लेरेशन है वो सही है कि नहीं, उसकी चर्चा बाद में करी उन्होंने, उसके बाद में आ जाएंगे। छोटा सा ही काम रह गया, अब तो बस फटाफट समझ लीजिए। देखिए आपको अभी समझ में आ गया, वैसे आधी बातें 90% केस तो आपको समझ में आ ही गया। प्रॉब्लम भी हमें दिख गई, हर चीज हमें दिख गई। अब आपको पता है कि कोर्ट किस रुख पे जा रही है, किस दिशा में रुख करेगी। तो देखिए इसमें एक केस का हवाला दिया गया है इशू नंबर 1 में, सॉरी इशू नंबर 2 में। केस का नाम है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके लिए केस का नाम दिया गया है, सॉरी, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी पंजाब का केस है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। इसी के साथ एक और केस का हवाला लिया गया है, वो है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को तो आप बहुत अलग अलग तथ्यों के लिए और बहुत अलग अलग जानकारियों के लिए पढ़ते ही हैं। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेरे ख्याल से 1994 में आया था, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इन दो केसेस का हवाला लिया गया है। इसका मैं क्यों लिख रहा हूं ये केसेस, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं क्यों लिख रहा हूं ये केसेस? ये केसेस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों केसेस को अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारे और रेवलेशंस हों, अच्छा लगे। और इस पॉइंट पे अगर आपको मान लो कुछ और भी पढ़ाई करनी है तो इन केसेस का आप मदद ले सकते हैं। एसआर बोमई तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये तो हर जगह आएगा।
ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये आपकी अमेंडमेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सेकुलरिज्म में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, बहुत दुनिया जहान की चीजें हैं इसमें। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में और एसआर बमई को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जनरल फिलॉसफी बताई। मैं वो पढ़ देता हूं जनरल फिलॉसफी आपके लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस अ parliamentary and responsible form of government at the center and in the state, and not a presidential form of government. The powers of the governor as constitutional head are not different. President और governor की powers अलग अलग नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने यह माना था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते, हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल रेस्पॉन्सिबल है, राष्ट्रपति या गवर्नर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे। ये मैं आपको समझा भी चुका हूं शुरुआत में कि क्या मतलब है इसका। एसआर बोमई को मेंशन करते हुए कोर्ट कह रही है, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मैनर इन विच द रोल ऑफ गवर्नर एज अ सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट इज परफॉर्म्ड इज वाइटल टू सेफगार्ड दिस बेसिक फीचर। एज अ सिंबॉलिक हेड जो है वो गवर्नर का, राज्यपाल का जो सिंबॉलिक हेड है, वो नॉमिनल हेड है, वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है फेडरलिज्म को बचाए रखने के लिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये बात समझ में आई। एक स्टेटमेंट और बोला इसमें, द एक्सरसाइज ऑफ अनब्रिडल्ड डिस्क्रेशन इन एरियाज नॉट एंट्रस्टेड टू द डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्क्स वॉकिंग रफ शॉर्ड ओवर द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द स्टेट। अगर ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समक्ष पता चल जाएगा आपके क्या है कि देखिए, अगर अनब्रिडल्ड डिस्क्रेशन दे दी, अनब्रिडल्ड वर्ड यूज किया, अनब्रिडल्ड मतलब बिना लगाम के, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, अनब्रिडल्ड मतलब बिना लगाम के। बिना लगाम के घोड़ा चला के देखिए, अपने हिसाब से भागेगा। लगाम रहेगी तभी तो ब्रेक मार पाओगे उसमें, तभी तो चला पाओगे, दौड़ा पाओगे। ये और थोड़ा आगे होगे तो और तेज दौड़ेगा, पीछे होगे तो कम से कम रुकेगा, एकदम खींच दोगे लगाम तो रुक जाएगा। ये तभी कर पाओगे ना जब उसको कुछ आप एक कंट्रोल सेंटर देंगे। कंट्रोल सेंटर ही नहीं है, अनब्रिडल्ड चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कुछ भी करते रहिए। The exercise of unbridled discretion in areas not entrusted to the discretion of governor, जहां पर गवर्नर को डिस्क्रेशन यूज करने के लिए नहीं बोला, वहां भी अगर वो बेलगाम होके अगर डिस्क्रेशन यूज करेंगे तो इट रिस्क वॉकिंग रफ शॉर्ड ओवर द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वॉकिंग रफ शॉर्ड का मतलब इट रिस्क है वहां पर कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको संवैधानिक पद पे बिठाया गया है सबको, विधायकों को, और डेमोक्रेसी से इलेक्ट होके वहां पर आए हैं, उनकी फंक्शनिंग में फिर तो बाधा आ जाएगी। अगर आप अपने हिसाब से डिस्क्रेशन यूज करेंगे विद होल्ड की, तो उनके तो काम में बाधा आ गई। यही तो हम समझ रहे थे। फिर क्या बोला लास्ट में, तो वैसे जनरल एक ऑब्जर्वेशन दी है, द ट्यूनिंग फोक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इज वाइटल टू द रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ आवर सिटीजंस। ट्यूनिंग फोक का मतलब आपने देखा होगा, ट्यूनिंग फोक में दो प्रॉन्ग्स होते हैं, यू शेप्ड होती है, आप उसको एक जरा साइड से मारो तो एक फ्रीक्वेंसी में वो आवाज देती है। तो वो कह रहे हैं कि ये ट्यूनिंग फोक है किस चीज का, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म की। डेमोक्रेसी भी रहनी चाहिए, जमहूरियत भी रहनी चाहिए, फेडरलिज्म भी रहना चाहिए। मतलब कि एक सेंटर हो और स्टेट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए भी जरूरी है, डेमोक्रेसी भी जरूरी है, और दोनों ही चीजों को आपने साथ में रखना होगा। अगर इसमें से एक भी हिस्सा चला गया तो वो ट्यून आना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ में रखना है। क्लियर है? वैसे इन्होंने एक और जजमेंट का हवाला दिया है जिसको मैं स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप पढ़ सकते हैं, पर इसका हवाला एज सच आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर से एक बहुत ही जनरल बेसिक बात करी गई है। इसके बाद कोर्ट आपको ले आती है इस चर्चा में, जो क्या है, सेक्शन 200 प्रोवाइजो 1। सेक्शन 200 withholds assent therefrom प्रोवाइजो 1 के साथ कंबाइंडली पढ़ा जाना चाहिए। तो प्रोवाइजो 1 क्या है, फटाफट अगर हम पढ़ लें तो,
प्रोवाइजो 1 कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट। बस यही एक टर्म है जो उन्होंने पकड़ लिया, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट। जब उनको बिल असेंट के लिए भेजा, एज सुन एज पॉसिबल return the bill if it is not a money bill together with a message requesting that the house or houses will reconsider the bill। यहीं से तो वो आइडिया आया जो वो बार बार प्रोनाउंस कर रहे हैं कि देखिए क्या लिखा है, एज सुन एज पॉसिबल। प्रोवाइजो 1 पढ़िए, वो कह रहे हैं विदहोल्ड दी एसेंट के साथ प्रोवाइजो 1 पढ़िए, और दोनों को, क्योंकि एक सब्सटैंटिव पार्ट है और एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कभी कभी, इन्होंने इसी केस में बोला, प्रोवाइजो कभी कभी एक्सेप्शन की तरह काम करता है, कभी कभी एक्सटेंशन की तरह काम करता है, कभी कभी क्लैरिफिकेशन की तरह काम करता है, कुछ एक्सप्लेन करने आ जाता है। तो प्रोवाइजो की अवमानना मत करिए, प्रोवाइजो को कम मत समझिए, प्रोवाइजो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो क्या कहा कोर्ट ने, किन 2 चीजों पर फोकस कर दिया, एज सुन एज पॉसिबल, give it for the reconsideration, as soon as possible return the bill। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिल को रिटर्न कर दीजिए, यह मैसेज देके कि आप इस प्रोविजन को या पूरे एक्ट को रिकंसिडर करिए। ऐसा हुआ भी है हिस्ट्री में। एक पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट का बिल था राजीव गांधी के टाइम पे, राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया कि आप इसको रिकंसिडर करिए। क्यों? क्योंकि बिल जब पास हो रहा था तब बड़ी चर्चाएं थी, लोगों में आक्रोश था। जब बिल पास हो गया तब और चर्चाएं होने लगी, लोगों में आक्रोश आने लगा, तो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं लगा कि देखिए आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। तो वो एसेंट देने से पहले रिकंसिडर कर सकता है। और कब देना है? एज सुन एज पॉसिबल। सारा फोकस यहीं पे कर दिया, एज सुन एज पॉसिबल पे। इस एज सुन एज पॉसिबल वर्ड को अगर आपको समझना है तो पैरा 24 और 25 ऑफ दिस जजमेंट बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट कर रहा है। मैं तो आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, लेकिन पैरा 24 और 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरा 24 मैं क्विकली पढ़ देता हूं आपके लिए। द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200 एम्पावर्स द गवर्नर टू विदहोल्ड एसेंट टू द बिल। सब्सटैंटिव पार्ट में लिखा है ना विदहोल्ड द एसेंट टू द बिल, तो सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। द गवर्नर मस्ट मैंडेटरीली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन which is indicated in the first proviso of communicating to legislature as soon as possible a message warranting the reconsideration of the bill। गवर्नर को क्या करना है? गवर्नर को बैठ नहीं जाना विदहोल्ड करके। इसका मतलब है कि विदहोल्डिंग द बिल के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल कार्रवाई करिए, कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करिए। क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? वापस भेजिए रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर आप एज सुन एज पॉसिबल वापस नहीं भेज रहे हैं तो एसेंट करिए, बस सारा खेल खत्म। यहीं पे सोल्यूशन आ गया, एज सुन एज पॉसिबल। आइदर यू सेंड इट टू द लेजिस्लेचर टू रिकंसिडर, इसको भेजिए फटाफट, नहीं तो फिर एसेंट दीजिए, बात खत्म हुई। नहीं तो फिर आप प्रेसिडेंट को रिजर्व कर दीजिए, ये भी बात खत्म हुई। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल टाइमलाइन हो गया, एज सुन एज पॉसिबल अननेसेसरी डिले नहीं होता। तो आप बैठिए मत एसेंट को लेके, जितना जल्दी हो सके इसको वापस कर दीजिए, नहीं तो फिर एसेंट दे दीजिए। और प्रोवाइजो 1 में तो एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अगर आप बिल वापस कर देते हैं कि इसको रिकंसिडर करिए, और बिना रिकंसिडर किए हुए, क्योंकि यह भी इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned the house or houses shall reconsider the bill accordingly। हाउस या हाउसेस को बिल को फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा, फिर से एक बार चर्चा करनी पड़ेगी, या फिर से देखना पड़ेगा कि क्या इसमें ये अमेंडमेंट करें जो गवर्नर राज्यपाल साहब बोल रहे हैं। इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट, यहां पर ध्यान दीजिए, बिना अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाउंड बाय दी, क्या मतलब हुआ इसका? विद और विदाउट अमेंडमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाउंड बाय द
कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर अपनी चीजें थोप नहीं सकता। इसका मतलब अगर थोप नहीं सकता तो अपने से बना भी नहीं सकता। वो क्या सिर्फ नॉमिनल हेड है। बस ये पावर दे दी गई है कि अगर गवर्नर को कहीं ना कहीं लगे, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट बोल दे, ये बहुत रेयर सिचुएशंस हैं, because governor does not advise in the power of in its power. It is the governor works actually in the aid and advice of the council of ministers. वो अपने से नहीं काम करते। तो अगर उन्होंने नहीं बोला तो आप क्यों कर रहे हैं? विदहोल्ड करके बैठ जाएंगे तो इट इज नेगेटिव यूज ऑफ द पावर, आर्बिट्ररी यूज है। और हमने कैसे सॉल्यूशन ले आए? एज सुन एज पॉसिबल डू दिस। दूसरा, अंडरस्टैंड if the state legislature passes it without considering your amendments, you shall not withhold the assent therefrom. फिर क्या लिख दिया? The governor shall not withhold the assent therefrom. गवर्नर फिर assent withhold नहीं कर सकता। इन तीन चीजों को पढ़ के यह समझ में आया कि एज सुन एज पॉसिबल को पढ़ के कोर्ट ने बोला कि यह समझ में आया कि जैसे ही आपके पास बिल आ जाए, आपने तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जब भी आपको सही लगे, लेकिन जल्द से जल्द इसको वापस भेजिए कि इसको रिकंसिडर किया जाए। और अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो एसेंट दीजिए। और अगर वापस दे दिया, सोल्यूशन निकल गया ना। देखो, अगर वापस दे दिया तो क्या होगा कि वो चाहेंगे तो अमेंडमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और किया नहीं किया, वापस एसेंट के लिए भेज दिया तो शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम, मतलब फिर आप एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, आपको एसेंट देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब दोनों का जो आप सब्सटेंटिव पार्ट पढ़े तो दो ऊपर के हैं, शैल गिव द एसेंट और शैल विदहोल्ड द एसेंट, दोनों का कहीं ना कहीं होना जो है वो अमेलगमेशन में देखा जाए कि एसेंट देना जरूरी है। आपको दिमाग लगाने के लिए नहीं बोला गया है, आपको पूरा का पूरा एक्ट खुद से बनाने के लिए नहीं बोला गया है, आपको सिर्फ इसलिए ये विदहोल्ड का दिया गया है ऑप्शन, जिससे कि अगर कोई ऐसी कोई ऐसा कंटिंजेंसी आ जाए जब हो सकता है कि एसेंट से पहले आप रुकना चाहें या फिर उसको फिर से देखना चाहें, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। यही बस एक मंशा थी और कुछ नहीं। मैं पैराग्राफ नंबर 24-25 आपको कोट कर चुका हूं। आप इस जजमेंट में 24-25 पढ़िए, यही आपको पूरा का पूरा सिनेरियो मिल जाएगा। और गवर्नर के सामने एक इंटरप्रिटेशन आ गई, इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट केरला गवर्नर को भी बोल रही है कि ये पंजाब का गवर्नर, पंजाब वाला केस पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको विदहोल्ड कैसे करना है, क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक। अब ये तो हो गया सेकंड इशू। बात रही फर्स्ट इशू की। फर्स्ट इशू को जब वो टेकअप किए कि डिक्लेरेशन करवाने के लिए कि 19 और 20 जून वाला जो सेशन आपने रिकन्वीन किया था ये लीगल है कि नहीं, इसके लिए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि स्पीकर की पावर जो है वो अनब्रिडल्ड है, स्पीकर जैसा चाहेगा वैसा करेगा। दूसरा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर में जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है, इसको करने के लिए जो रूल्स एंड प्रोसीजर है लेजिस्लेचर खुद बनाता है, वो उस पे जो मन करे वैसा प्रोसीजर अडॉप्ट करे। और बात रही इलीगैलिटी की, कोर्ट ने इतने एग्जाम्पल्स दे दिए, और ये एग्जाम्पल्स हैं पैरा नंबर 31 में। पैरा नंबर 31 ऑफ द जजमेंट, मैं फर्स्ट इशू की बात कर रहा हूं, डिक्लेयर दिस टू बी लीगल। पैरा नंबर 31 में कोर्ट ने इतने एग्जाम्पल्स दे दिए कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि एडजॉर्नमेंट सिने डाई हो गया, 2-3 महीने बाद फिर से रिकॉल कर दिया गया। इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है और ऐसा ना करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप ये 19 और 20 वाले को रिजेक्ट नहीं कर सकते। पैरा 31 में कोर्ट ने
एक ट्रीटाइज है 7th एडिशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट रिटन बाय कॉल एंड शकदेर। एक किताब है 7th एडिशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट रिटन बाय कॉल एंड शकदेर। इसको रेफरेंस भी दी है यह बताने के लिए कि देखिए प्रोरोगेशन क्या होती है, एडजॉर्नमेंट सिने डाई क्या होता है। एडजॉर्नमेंट सिने डाई का मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दो, प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का एंड कर दो। प्रोरोगेशन गवर्नर करता है, एडजॉर्नमेंट्स स्पीकर करता है। सेशन का एंड कर दो, सेशन को कन्वीन कर दो, सब गवर्नर करेगा, और सेशन के बीच में जितना भी कार्रवाई है सब स्पीकर करेगा। तो प्रोरोगेशन क्या है? प्रोरोगेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। जैसे बजट सेशन, विंटर सेशन होते हैं ना, मॉनसून सेशंस, 3 सेशंस आपके जनरली होते हैं। इनको शुरुआत करना और इनका अंत करना गवर्नर है। प्रोरोगेशन का मतलब इसको एंड कर दो, अगला नया सेशन शुरू करेंगे, एंड दैट सेशन वुड बी एनी सेशन, व्हाटएवर नेम यू कॉल। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? तो बहुत ही मजेदार किस्सा था, बड़ी मजेदार कहानी थी, और ये चीज ऐसी है जो काफी हद तक आगे आने वाले इस टसल को कम से कम रिलैक्स कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। अगर कोई इसमें इवेंट आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स में आप क्वेरी में पूछ सकते हैं, और इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें तो जजमेंट पढ़ लीजिए, जजमेंट्स में जो रेफर किए गए हैं केसेस वो पढ़ लीजिए, या फिर जो मैंने अभी किताब बोली है, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको रेफर किया है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटाइज हो गया, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।